ये इस सीरीज़ का 5th लेक्चर है। इससे पहले मैं 4 करवा चुका हूँ। जो उसमें से 4th वाला लेक्चर, इससे ठीक पहले वाला, वो था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। अब एक बात बताइए, लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्या पढ़ते थे? प्राइसेस और डिमांड के बारे में। जब प्राइसेस घटती थी तो डिमांड बढ़ता था। बस उसी से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ते थे तब, कि सिर्फ रिलेशन पढ़ते थे। रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइसेस जब इंक्रीज़ होती थी तो डिमांड घटता था, जब प्राइसेस डिक्रीज़ होती थी तो डिमांड बढ़ता था। अब लेकिन कितना बढ़ता था ये नहीं हम लोग पढ़े हैं, कि मतलब अगर 5 रुपये घटे तो कितना बढ़ेगा, या 10 रुपये घटे तो कितना बढ़ेगा। मतलब एक डिमांड जो होती है ना, डिमांड जो है सब केस में बराबर घटता या बढ़ता नहीं है। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा घट जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। जब भी इलास्टिसिटी आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है ध्यान में रखना है डिमांड को। अब डिमांड का हमेशा इलास्टिसिटी किसकी होती है? डिमांड की होती है। अब देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का इसलिए नाम ही है। अब देखिए, ये इलास्टिसिटी जो है, डिमांड में जो इलास्टिसिटी है वो किस पे निर्भर करती है? तो ये नेचर ऑफ गुड्स पे निर्भर करती है और प्रेशर ऑन इट। मतलब किस तरीके का वो गुड्स है और उसमें जो है कितना प्रेशर है, मतलब कि उसमें जो है डिमांड उसका किस तरीके से लोग जो उसको कंज्यूम करना चाहते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसमें छोड़िए, अभी इस पेज पे फिर से आते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लीजिए। ये देख रहे हैं, बचपन में इससे खेले होंगे। ये क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये क्या है? रबड़ है ना। ये रबड़ क्या होता है? इसको खींचने से जो है, इतना अगर रबड़ है, आप अगर 1 मीटर रबड़ लेंगे, अगर इसको खींचेंगे तो इसको खींच के और यहाँ तक कर सकते हैं। तो एक रबड़ को कितना खींचा जा सकता है, उसको कहते हैं इसकी इलास्टिसिटी हम लोग बोलते हैं कि एक रबड़ को कितना खींचा जा सकता है। मतलब अगर इसको यहाँ से पकड़ करके यहाँ तक खींच सकते हैं अगर, तो इसमें अगर इस रबड़ को चेंज कर दिया जाए और कोई और अच्छा रबड़ ले ली जाए तो उसको यहाँ तक अगर खींच के कर सकते हैं तो वो ज़्यादा इलास्टिक है। मतलब इसको जितना ज़्यादा खींचा जा सकता है उसको जो है उतनी इलास्टिक बोलेंगे। तो यही, अब इस रबड़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि ये मान लीजिए डिमांड है। क्या है? डिमांड है। अब अगर मान लीजिए प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा, जैसे मतलब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अब देखिए, इलास्टिक, तीन इसमें कुछ टर्म्स हैं, उसको समझिए। एक इलास्टिक है, इसको रिलेटिवली इलास्टिक भी बोलेंगे। रिलेटिवली इलास्टिक। ये इनइलास्टिक है, मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये परफेक्टली इलास्टिक है और ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। आप जो पीछे जो पेज छूट गया उसमें बिल्कुल नहीं, यहाँ से आप पूरा समझ सकते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग ही बहुत ज़्यादा मायने रखती है। देखिए, इलास्टिक किसको कहेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक। यहाँ पे मैंने रिलेटिवली नहीं लिखा है। रिलेटिवली मतलब एक रिलेटिवली मतलब होता है एक को कंपेयर करके, अगर दूसरे को कंपेयर करके एक को देखते हैं तो वो रिलेटिव कहलाता है। देखिए, इलास्टिक तब कहेंगे जब, अब इसको हम जूम कर देते हैं। इलास्टिक, फ़िश आप ख़रीदने गए मार्केट में। अब देखिए, फ़िश ख़रीदने गए, पहले 100 पर केजी मिल रहा था। तो आपने कितना किया? ख़रीदा 50 किलो। मान लीजिए कि कोई आप जो है हॉस्टल चलाते हैं या आपका कोई बिजनेस है। आपने 100 केजी अगर फ़िश था तो आप जो है 50 केजी ख़रीद रहे हैं। वहीं पे फ़िश का दाम कितना हो गया? 90 केजी। मतलब 10 रुपये घट गया। 10 रुपये घटा। इस 10 रुपये घटने की वजह से आप 50 किलो से अपनी डिमांड को सीधे 500 किलो लेके चले आ रहे हैं। देखिए, इसमें देखेंगे अगर तो बहुत कम 10 रुपये का ही अंतर आया है, लेकिन आप डिमांड देख पा रहे हैं कितना, डिमांड में कितना 10 गुने का अंतर आ जा रहा है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। मतलब आपको कम प्राइस में चेंज के बावजूद भी जो है डिमांड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। एक चीज़ और, हमेशा जब भी आप इलास्टिसिटी पढ़िए तो उसमें डिमांड को ध्यान में रखिए। डिमांड को क्यों बोल रहे हैं? डिमांड को ध्यान में रखना है क्यों? क्योंकि प्राइस घटेगा या बढ़ेगा तो डिमांड, इलास्टिसिटी जो होती है वो डिमांड में होती है। जैसे कि इसको ध्यान में रखिए, इसको, ये जो रबड़ है ना, इसको आप डिमांड मान के चलिए, तब आपको समझने में आसानी होगी कि यही घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है।
अब देखिए 100 हम इस हाँ प्राइस को हम लोग एक रेफरेंस लेंगे, लेकिन घटना और बढ़ना जो है इसमें डिमांड को है, और इसी से ही डिमांड से ही हम पता लगाएंगे कि ये ज़्यादा डिमांड में है तो ये ज़्यादा इलास्टिक है, कम डिमांड में मतलब जैसे कम अगर चेंज हो रहा है तो उसको लेस इलास्टिक है। अब देखिए 100 kg, अभी जैसे एग्जांपल लिया 100 kg जो है 50 kg 100 kg पर kg अगर उसका मूल्य है 100 रुपये प्रति किलो अगर मिल रहा है तो आप 50 किलो ले रहे हैं। वहीं पे 10 रुपये का ही अंतर आ गया तो आप 500 किलो ले रहे हैं। इसी वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है डिमांड में, इसी वजह से इसको रिलेटिवली इलास्टिक बोलते हैं। अब यहीं पे इसको लिए इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक किससे बोलेंगे? देखिए अब यहाँ 45 से पेट्रोल जो है 100 हो गया, पेट्रोल का एग्जांपल लिए हैं। देखिए कितना चेंज आया प्राइस में, सीधे दुगना से ज़्यादा हो गया। अब प्राइस में बहुत ज़्यादा, यहाँ पे क्या था कि प्राइस में कम चेंज आ रहा था तब भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, प्राइस जो है दूना हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। तो लेकिन देखिए आप डिमांड में देख रहे हैं, डिमांड कितना, लगभग ना के बराबर। पहले 1000 लीटर प्रतिदिन बिकता था, अब 995 उस पेट्रोल पंप में 995 लीटर बिकता है। मतलब प्राइसेस जो है डबल करने के बावजूद जो है डिमांड में उतना चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग लेस इलास्टिक बोलते हैं, लेस इलास्टिक। और इसी को उल्टा जो है इन इलास्टिक बोलते हैं, इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। देखिए रिलेटिवली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए इसके मतलब 45 से दोगुना हो गया पेट्रोल का दाम, उसके बावजूद भी थोड़ा सा चेंज आया है, इस थोड़ा सा चेंज आया, इसीलिए इसमें जो है रिलेटिव लगा दे रहे हैं। जहाँ चेंज ही नहीं आएगा उसे क्या बोल देते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक बोल देंगे। जैसे कि अभी हम आते हैं, अब देखिए यहाँ पे चेंज आया है ना, यहाँ पे देखिए 50 से परफेक्टली इन इलास्टिक किसे बोलेंगे, 5 रुपये से। इस एग्जाम्पल को बार बार लेंगे क्योंकि इसी एग्जाम्पल को आप समझ गए तो पूरा इलास्टिसिटी को समझ जाएंगे। अब देखिए 5 रुपये था, अब रजनीगंधा या कोई भी, इसको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। इसमें हमको कोई प्रमोट या कुछ करना इसका मकसद नहीं मेरा, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, रजनीगंधा और विमल समझ में आपको आ जाए। देखिए ₹5 का रजनीगंधा मिलता है, विमल मिलता है। अब जो है अगर 100 का भी हो जाए ना तो इसके डिमांड में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब जो लोग खाते थे वो लोग उतना ही खाएंगे, मतलब उसमें जो है प्राइस कितनों भी बढ़ जाए। देख रहे हैं 5 रुपये से 100 रुपये हो गया, उसके बावजूद भी डिमांड घट रहा है, नहीं घट रहा है। इसका मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, इसका डिमांड जो है बढ़ेगा घटेगा नहीं। अच्छा अब इसमें 100 रुपये से जो है अब 5 मतलब कोई भी चीज़ 5 रुपये से अगर 2 रुपये और कर दिया जाए ना, 2 रुपये घटा भी दिया जाए तब भी इसमें कोई चेंज ना आए। देख रहे हैं पहले भी जो है 100 पीसेस पैकेट बिकता था, अब भी मतलब 100 करें 1000 पैकेट बिकता था, अब भी 1000 बिक रहा है। जबकि प्राइस देख रहे हैं, वो चोरी खा करके खाएगा लेकिन खाएगा। इसका मतलब कि परफेक्टली इनइलास्टिक। तो आप फिर देखिए इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी में डिमांड पे अंतर, मतलब डिमांड जो है बिल्कुल नहीं बदल रहा है तो इनइलास्टिक। थोड़े से प्राइस में फ्लक्चुएट होने की वजह से डिमांड में काफ़ी अंतर आ जाता है तो इलास्टिक। बस मतलब इस तरीके से सेंटेंसेस याद रख लीजिए कि इलास्टिक किसे कहेंगे, इनइलास्टिक किसे कहेंगे। अब देखिए परफेक्टली इलास्टिक किसे कहेंगे। अभी यहाँ पे इलास्टिक हम लोग देखे थे कि सिर्फ 10 रुपये घट रहा था तो सीधे 10 गुने का अंदर मतलब 50 से 500 किलो डिमांड हो जा रहा था, ये तो रिलेटिवली इलास्टिक था। परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा, 100 रुपये से अगर 100 रुपये भी मतलब अगर इसमें प्राइस में चेंज नहीं भी अगर आया है लेकिन तब भी डिमांड जो है बढ़ गया। मतलब प्राइस में चेंज न भी आ रहा हो फिर भी अगर डिमांड में बढ़ते चला जा रहा है तो उसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। चलिए अब ये वाला इसमें यही डेफिनेशन लिखा हुआ था इसमें पहले वाले पेज में, यहाँ पे अब समझेंगे आप कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अब देखिए जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़ते थे कि ये होता था क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, मतलब कि इसमें बताया गया है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं हुई थी। क्वांटिटी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलेगा, इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट कहलाता है और सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कहलाता है। इसमें डिफिनेशन भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट डिवाइज टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड टू चेंज इन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस चेंज होने की वजह से
क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कितना वो रिस्पॉन्सिव है, कितना बढ़ता है, कितना घटता है ना, इस चीज़ को जो है हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। देखिए लॉ ऑफ डिमांड से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ आपको ये बताता है कि प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो डिमांड कितना घटेगा, और प्राइसेस अगर डिक्रीज़ होंगी तो डिमांड कितना बढ़ेगा, मतलब कितना बढ़ेगा, मतलब किस तरीके से बढ़ेगा। लेकिन कितना अगर कितना वाला अगर आ जाएगा स्टेटमेंट तो वो क्वांटिटेटिव हो जाता है, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ बढ़ेगा या घटेगा ये दिखा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कितना। पिछले वाला स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखा जाता है कितना, लेकिन सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड में बढ़ेगा या घटेगा, प्राइस बढ़ा ये घटा, कितना घटा कितना बढ़ा ये हम लोग इसमें नहीं देखते हैं, हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आप डिमांड इसको मान के चलिए, ये भी रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक दो बार इस एग्जाम्पल को देखिए ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके से समझने में भी और लिखने में भी हेल्प करेगा आपका। अब देखिए, क्योंकि अब तक तो हम लोग ये समझ गए कि क्या है नहीं है, अब थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। मैथमेटिकल एस्पेक्ट कहने का मतलब कि हम लोग जो है, क्योंकि दो चीज़ देख रहे हैं, एक प्राइस देख रहे हैं और एक क्वांटिटी देख रहे हैं। तो प्राइस में, क्योंकि देखिए प्राइस में कुछ चेंज आएगा, देखिए प्राइस घटा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। अब प्राइस जो घटा ना तो क्या हुआ, डेल्टा पी, चेंज इन प्राइस, लेकिन घट रहा है इसीलिए यहाँ माइनस साइन है। अब यहाँ पे प्राइसेस, क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए यहाँ से लेकर के क्वांटिटी यहाँ तक आ गई, क्वांटिटी बढ़ी है कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पॉजिटिव डेल्टा क्यू है। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज़ हुआ है, जैसे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, मतलब चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, और ये चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस, इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ, इसी से हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, मतलब क्वांटिटी वाले टर्म को ऊपर रखते हैं, कितना चेंज आया इसमें, और प्राइस में कितना चेंज आया, इसी का जो रेशियो निकालते हैं उसी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल देते हैं। इसको ग्राफ में इस तरीके से दिखाया गया है ये चीज़। यहाँ पे डेल्टा क्यू किसको बोलेंगे, चेंज इन डिमांड को बोलते हैं। क्यू किसे बोलेंगे, इनिशियल डिमांड को, इसको क्यू बोल दीजिए। यहाँ पे ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये पी, हाँ ये क्यू हो जाएगा इनिशियल डिमांड, उसके बाद ये बढ़ा क्योंकि, ठीक है। और इसके बाद डेल्टा चेंज इन प्राइस, इनिशियल प्राइस, ये सब करके यहाँ पे आ गया है ईडी। इसमें बस ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, ई डी इज इक्वल टू, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी बटे क्यू इनिशियल क्वांटिटी अपॉन डेल्टा पी चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस। ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे चल के ना ये जो आप अभी पढ़ेंगे इसकी डिग्री, ये बस ये वाला अगर याद है तो सारी डिग्री, ये पांचों डिग्री अभी आप समझ जाएंगे, 5 डिग्रीज अभी आप समझ जाएंगे। देखिए आ ही जाते हैं टॉपिक पे, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब देखिए इलास्टिसिटी के तो बहुत सारे डिग्री होते हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ने के लिए जो है ना पाँच तरीके से बांट दिए हैं हम लोग कि कब डिमांड कितना होगा तो कितना, मतलब प्राइस किस तरीके से फ्लक्चुएट करेगी, तो डिमांड कब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कब बहुत ज़्यादा घट जाएगा, कब बराबर रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है। अब देखिए यहीं पे हम जो एग्जांपल लिए थे ना, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, यूनिट इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक और इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब यही चीज़ जो है हम यहीं पे लिए थे। इसमें देखिए 5 वहाँ है ना, यहाँ पे कौन सा नहीं है, यहाँ पे यूनिट वाला। यूनिट वाले में कितना क्या होता है, जितना चेंज प्राइस में आता है उतना ही चेंज जो है क्वांटिटी में आता है, वो बराबर होता है। मतलब कि उसमें जो है प्राइस में चेंज जितना आ रहा है उसी हिसाब से उसी क्वांटिटी में चेंज आता है उसी प्रोपोर्शन में, तो उसे हम लोग यूनिट बोल देते हैं। इसीलिए यहाँ पे नहीं लिया है यूनिट वाला, यहाँ पे 4 ही केस मैंने लिया है। इसका मतलब कि ये अभी इसको आप पढ़ेंगे अगर तो परफेक्टली, ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, सीधे अभी आपको सारा इसमें पहला वाला केस देके सीधे आप
पहले वाले में क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब होता है जब आपका डेल्टा क्यू क्वांटिटी ज़्यादा चेंज आए क्वांटिटी में, मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा डिमांड हो जब प्राइसेस कम बढ़ें, मतलब प्राइसेस 5 रुपये बढ़ाना, ये वाला केस एक्चुअली में ये वाला केस है। ये प्राइसेस थोड़ा सा घटा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज है जब प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज हुआ। तो ये वाला केस क्या है, ये वाला केस है आपका सेकंड वाला, रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक जब चेंज बहुत ज़्यादा प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए लेकिन क्वांटिटी उतना ना चेंज हो, ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसको आप बताएं, आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो अगर एक जगह हम पढ़ना चाहें अगर, तो वो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आपका पूरा क्लियर हो सकता है। देखिए ई इज़ ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जो है वो बड़ा है डेल्टा पी अपॉन पी से, इसीलिए ई 1 से बड़ा है, और इसी का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए इलास्टिक का ये वही जो एग्जाम्पल लिए थे, 100 से 90 हुआ लेकिन चेंज बहुत ज़्यादा, मतलब ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जो है ये, इसको समझ लीजिए ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये डेल्टा पी अपॉन पी समझ लीजिए। तो तब क्योंकि ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू बहुत ज़्यादा है डेल्टा पी अपॉन पी से, इसी वजह से ई इज़ इक्वल टू ई इज़ ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब ई जो है लेस देन, तो इसका मतलब लेस देन मतलब कि ये डेल्टा क्यू जो है अब छोटा है, चेंज इन क्वांटिटी अब छोटा है प्राइस के कंपैरिजन में। और इसका एग्जांपल क्या लिए थे हम लोग, देखिए ये प्राइस बहुत ज़्यादा, मतलब देखिए क्वांटिटी में कितना डेल्टा क्यू अपॉन क्यू देखिएगा अगर, तो देखिए सिर्फ 5 का अंतर, मतलब नहीं, और यहाँ प्राइसेस में देखिए डेल्टा पी अपॉन पी बहुत ज़्यादा है, 45 से 100। तो इस सिचुएशन में जब ई जो है लेस देन 1 निकलता है, और इसी ई लेस देन 1 को क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है, इलास्टिसिटी उतनी डिमांड की नहीं है कि प्राइस इतना चेंज होने के बाद भी डिमांड में उतना उतार चढ़ाव नहीं है। अब यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दोनों चीज़ें डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी हो जाता है, ठीक है। इससे पहले के जो पेजेस हैं उसका ये पूरा जो है एक, इसी को आप पूरे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। ये जो हमने जो एग्जांपल्स लिखे हैं वो एग्जांपल्स भी लिख देना है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, अब देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में ई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू 0 है, क्योंकि देखिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी होता है ई डी बराबर। तो ये अगर 0 अगर होगा, ये ऊपर वाला 0 होगा तो नीचे वाला कुछ भी रहे, चेंज आए ना आए, ये अगर 0 है तो मतलब 0 कहने का मतलब कि डिमांड में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी चेंज डिमांड में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि 0 अपॉन समथिंग वो 0 ही हो जाएगा। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू 0 का मतलब कि क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। पहले भी अगर 100, देखिए यहाँ पे पहले भी अगर 1000 अगर चाहिए था, ये रजनीगंधा वाला एग्जांपल लिए थे, पहले भी 1000 अगर बिकता था तो आज भी 1000 ही बिकेगा। डिमांड में क्योंकि कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, भले ही प्राइस कितनों घटे बढ़े, उसको ई इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिमांड में कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं है, इसीलिए उसको परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं। यहीं पे डिमांड बहुत ज़्यादा, प्राइसेस मान लीजिए पहले 5 रुपये था, अब भी 5 रुपये, लेकिन डिमांड बहुत तेज़ी से अगर बढ़ जाता, अगर 1000 से जो है 1,00,000 पैकेट अगर हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं इसको परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि यहाँ डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, डिमांड में कोई हलचल नहीं है, भले ही प्राइसेस घट रहे हो, बढ़ रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, तो इसको परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। ऐसा कब होता है बताएं आपको, ऐसा तब होता है ऐसी चीज़ जिसके बिना आप जीवित न रह सकें, इस वजह से उसको आपको खाना ही खाना है, तभी क्या चाहे प्राइसेस घटें या बढ़ें या कुछ हो, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। तब उसके प्राइस में चेंज आने से उसमें डिमांड में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखता है। अब ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट था, जिससे आप जो है सारे ई को समझ सकते हैं, इलास्टिसिटी को समझ सकते हैं। अब देखिए परफेक्टली इलास्टिक किसे कहेंगे, देखिए 100 अभी प्राइसेस उतनी ही हैं,
प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी डिमांड बढ़ते चला जा रहा है। इसको जब तब इस सिचुएशन को बोलते हैं ई इज़ इनफाइनाइट। इसमें अगर इससे समझना चाहें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को, अब डेल्टा पी अपॉन पी जीरो है, मतलब कि हम लोग जो इक्वेशन पढ़ते थे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, तो अब देखिए डेल्टा पी अपॉन पी, अब ये चीज़ अगर जीरो हो जाएगा तो देखिए कि कोई भी चीज़ जैसे 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो ये क्योंकि नीचे वाला टर्म अगर जीरो हो जा रहा है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इसी को कहते हैं। इसको अगर प्रैक्टिकल समझना है आपको तो प्राइस में कोई भी चेंज ना आने के बावजूद भी डिमांड में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो, मतलब डिमांड में कम डिमांड नहीं 50 से 55 ना हो बल्कि 50 से सीधे 500, जबकि डिमांड यहाँ प्राइस का उतना ज़्यादा बढ़ाव, मतलब प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है, प्राइस उतना ही है, उसके बाद भी डिमांड देख रहे हैं, इसी को परफेक्टली इलास्टिक बोल रहे हैं। इलास्टिक मतलब समझिए डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस वजह से इलास्टिक, या बहुत ज़्यादा घट जाए तो इलास्टिक। प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज है, इसीलिए इसको परफेक्टली इलास्टिक बोला है। और इस सिचुएशन में ई को इनफाइनाइट से शो करते हैं। अब देखिए इसमें ये ग्राफ है, जब ई इज़ इक्वल टू इन्फानाइट हो, जब ई इज़ इक्वल टू 1 होता है तो ग्राफ इस तरीके से आता है। तब क्या होता है, सिचुएशन याद रखिए, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी होता है जब ई इज़ इक्वल टू 1 हो। जब ई इज़ लेस देन 1 होता है तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ये क्या होता है, देखिए लेस देन है तो लेस देन 1 है, इसका मतलब डेल्टा क्यू अपॉन क्यू लेस देन होगा डेल्टा पी अपॉन पी। यही याद रखना है आपको। जब ई इज़ ग्रेटर देन तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी अपॉन पी, मतलब कि आपको याद रखना है बस ये क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है और प्राइसेस के हिसाब से, प्राइसेस के हिसाब से कंपैरिजन में क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा। उतना प्राइसेस ज़्यादा चेंज हो रही हैं लेकिन क्वांटिटी में बदलाव नहीं आ रहा है तो ये ई इज़ लेस देन 1 होगा। और अगर क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी में बदलाव है, जब जितना क्वांटिटी में चेंज आया है उतना ही प्राइस में चेंज आया हो तो ई इज़ इक्वल टू 1 होगा। अगर क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है लेकिन प्राइस में चेंज ही नहीं आया है तो ई इज़ इन्फानाइट होगा। अब ई इज़ इक्वल टू 0 मतलब क्वांटिटी में कोई चेंज ही नहीं आया, रजनीगंधा वाला सिचुएशन है ये। 1000 पहले भी बिकता था, अब भी 1000 पैकेट बिक रहा है लेकिन प्राइसेस बढ़ती हुई चली जा रही है। देखिए यहाँ प्राइसेस देख रहे हैं, प्राइसेस ऐसे करके बढ़ते हुए चला जा रहा है, प्राइसेस तो बढ़ रहा है, देखिए प्राइसेस बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी यहाँ पे मान लीजिए 1000 पीस है तो क्वांटिटी उतना ही है, क्वांटिटी बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, ये ई इज इक्वल टू 0। बस ये 5 को इस तरीके से समझ लीजिए ना, पूरे चैप्टर में और कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद तो देखिए ये मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को नापने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना है। इसमें 3 तरीके होते हैं मेज़रमेंट के, आपको सीधे ये 3 तरीके लिखने के लिए आएंगे। ठीक है, इसमें इतना अंदर नहीं आएगा लेकिन फिर भी हम जान लीजिए कि परसेंटेज मेथड होता है, ज्योमेट्रिक मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है। जैसे पहला हम परसेंटेज मेथड में आ जाते हैं। देखिए परसेंटेज मेथड में है क्या कि हम लोग डेल्टा क्यू अपॉन क्यू बटे डेल्टा पी अपॉन पी पढ़ते थे ना, इसी को तो बोलते थे ईडी। अब हम लोग क्या करेंगे कि परसेंटेज मेथड में डेल्टा क्यू अपॉन क्यू को का परसेंटेज निकाल लेंगे इनटू 100 करके, उसके बाद फिर डेल्टा पी अपॉन पी जो आएगा उसका भी परसेंटेज इनटू 100 करके परसेंटेज निकाल लेंगे, उसके बाद नीचे इसको डिवाइड कर देंगे। कुल मिला करके इसमें जो है सिर्फ इनटू 100 कर देना है परसेंटेज निकालने के लिए। जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे डेल्टा क्यू इसको इसमें ले लेते हैं, इसमें कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं है। देखिए होता क्या है कि इसमें परसेंटेज मेथड में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि इसका भी आप परसेंटेज निकालेंगे, इसका भी आप परसेंटेज निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कुछ आएगा, इसका भी परसेंटेज निकालेंगे तो कुछ आएगा, फिर बटे होगा तो यहाँ मान लीजिए 5 है, यहाँ मान लीजिए 10 है, तो इसको जो काट के निकालेंगे तो वो जो आपका निकलेगा ईडी
तो उसे परसेंटेज मेथड से निकाला मैंने। देखिए इसका भी परसेंटेज निकाल लिया, इसका भी परसेंटेज निकाल लिया। लेकिन जानते हैं ये जो क्योंकि परसेंटेज वाला मेथड है, तो यहाँ जब इसका आप परसेंटेज निकालिएगा ना, जब इसका परसेंटेज निकालिएगा ऊपर वाले का और फिर नीचे वाले का निकालिएगा, तो वो वैसे ही कैंसिल होकर के जो है फिर वही आ जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। तो वो परसेंटेज मेथड सिर्फ कहने को है, लेकिन लास्ट में आपका आना क्या है, वही ई डी। लास्ट में आपका आना है ई डी ही आना है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। देखिए आपका ये परसेंटेज लास्ट में कैंसिल हो जाता है और वही आता है आपका ई डी। ठीक है, इसमें अब परसेंटेज मेथड आप समझ गए। परसेंटेज मेथड मतलब वही डायरेक्ट जो आप रेशियो निकालते थे ना, बस रेशियो निकाल दीजिए, क्योंकि इंटू 100 ऊपर भी करेंगे, इंटू 100 नीचे भी करेंगे, उसका भी परसेंटेज इसका भी परसेंटेज, 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड में क्या होता है कि जब आपके पास जो है ग्राफ होता है ना, ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड जब भी आपको निकालने के लिए देगा तो आपको एक ग्राफ देगा। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया है, ये यहाँ ग्राफ, जब भी आपको ये मेथड देगा तो ये ग्राफ देगा। तो इस ग्राफ में करेंगे क्या आप कि ये देखिए ये है, ये आर बी आर है ना, बी आर, देखिए ये आपका क्या है, टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है। तो बी आर को ऊपर रखेंगे और उसके बाद ए आर को नीचे रखेंगे, बी आर अपॉन ए आर। ठीक है, जो आएगा वो आपका क्या है, ई डी है, इलास्टिसिटी है। तो ये आपको एक ग्राफ दिया होगा पॉइंट मेथड में, और आपको जो है ये नीचे वाला ये ऊपर रखना है और ऊपर वाला जो है नीचे रखना है, आपका आ जाता है। ठीक है, देखिए आर बी, ये आर बी अपॉन ए आर, ये आर ए, मतलब लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट मतलब ये लोअर सेगमेंट, और अपर सेगमेंट मतलब ये अपर सेगमेंट। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस हो गया। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, देखिए 3 मेथड हम लोग बताए थे। एक परसेंटेज मेथड जो कि हम बता दिए, डायरेक्ट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, और ज्योमेट्रिक मेथड जिसमें आपको ग्राफ दिया होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके नीचे वाले आर्म अब बटे ऊपर वाले आर्म कर देंगे तो इसका निकल जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग देखते हैं कि कितना खर्च करना है। टोटल एक्सपेंडिचर होता है कमोडिटी की प्राइस कितनी है और कमोडिटी का डिमांड कितना है, वही होता है टोटल एक्सपेंडिचर। जैसे आप कितना खर्च कितना आप कमोडिटी का प्राइस है, जैसे 10 रुपये का एक सामान है और आपको जो है 20 पैकेट चाहिए अगर, तो 200 जो आपका होगा वो टोटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब अगर टोटल एक्सपेंडिचर जो है इक्वल टू यूनिट इलास्टिसिटी, मतलब जितना डेल्टा क्यू बटे क्यू है वो बराबर है अगर डेल्टा पी अपॉन पी के, तो उसी को तो यूनिट इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये कब होगा, जब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। इसका मतलब थोड़ा सा देखिए, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी माइंड लगाएंगे तब इसको समझ में आएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, तो ये यूनिट इलास्टिसिटी होगी। आपको ऐसे ही याद रख लेना है। ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिसिटी मतलब ई इज़ ग्रेटर देन वन, कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब टोटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज़ होगी, जब प्राइसेस डिक्रीज़ होंगी, तो डेल्टा, इसमें आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये आया कि नहीं आया समझ में। ये मानते हैं कि आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा, इसलिए कि इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल करके आप देखेंगे तभी आपको कब ये एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा तो कब प्राइसेस डिक्रीज़ होंगी तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा, कब प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ होगा, वो अभी इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब लेस देन, ये ई आपको देखना है कि कितने कितने केसेस, इससे आप जो है ई इज़ इक्वल टू 1 निकाल सकते हैं, ई इज़ ग्रेटर देन 1 निकाल सकते हैं, ई इज़ लेस देन 1 निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे ग्राफ में भी, यहाँ पे उसमें भी दिया है, शेड्यूल बना करके भी दिया है। अब ये इसी चीज़ को जो है देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस को जब ग्राफ में प्लॉट किया गया है तो ग्राफ में देखिए क्या हुआ है, ई इज़ ग्रेटर देन 1, ई इज़ इक्वल टू 1, ई इज़ लेस देन 1। इसमें भी आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बना करके अच्छे से दिखा दिया। अब इसमें भी देखिए वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन स्ट्रेट लाइन। अब इसको स्ट्रेट, वही देखिए इस चैप्टर में पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में था, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने समझा दिया। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो 5 डिग्रीज थे वो मैंने बता दिया। उस 5 डिग्रीज में से, जैसे 5 डिग्री कौन कौन से थे, ई इज़ ग्रेटर देन 1, ई इज़ लेस देन 1, ई इज़ इक्वल टू 0,
ई इज इक्वल टू इन्फानाइट, ई इज इक्वल टू 1। देख रहे हैं ये पाँचों मैंने समझा दिया। अब उसी पाँचों को फिर इलास्टिसिटी निकालने के क्या होते हैं, 3 तरीके होते हैं। परसेंटेज मेथड बता दिया मैंने, ज्योमेट्रिकल मेथड बता दिया जब आपको ग्राफ दिए होते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड बता दिया। एक्सपेंडिचर में उतना डिटेल में इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि कितना आप खर्च करते हैं। जब आप उसको आप जो वो सेंटेंसेस लिखे हैं ना उसको किसी एग्जाम्पल में फिट करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। याद करने की ज़रूरत ये यहाँ पे इस सब को जब आप एग्जाम्पल में फिट करते हैं तभी यह सब आपको अच्छे समझ में आता है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं पूछेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन में देखिए, स्ट्रेट लाइन में बताया गया है कि ये e इज़ इक्वल टू 1 ये मिड पॉइंट होता है। अगर सिर्फ दिखाया है कि जब e लेस देन 1 हो गया, e ग्रेटर देन 1 हो गया, e जब 0 हो जाता है, यहाँ e इन्फानाइट हो जाता है। वही पांचों डिग्री को स्ट्रेट लाइन में शो किया है। अभी यहाँ पे कुछ भी नया नहीं हो रहा है, वही 5 डिग्रीज जो हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं चार्ट में उसी को यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। अब देखिए इसमें ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए ये देखिए ये 2 कर्व को लिया है मैंने, ये 2 कर्व, इसमें जो है ये 2 कर्व एक जगह कट कर रही हैं। तो इसमें अब एक जगह अगर कट कर रही हैं दो लाइन अगर एक जगह कट कर रही हैं डिमांड वाली, डिमांड और प्राइस को देखिए ये ठीक है कट कर रही हैं, तो ये वाला लाइन जो ज़्यादा फ्लैटरर है मतलब इस तरीके से वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। मतलब इसमें देखिए कि D1 जो इस तरीके से जा रहा है ना, इस तरीके से जो ऐसे ऐसे करके चला जाएगा ना, ये वाला ज़्यादा इलास्टिक, उससे कम इलास्टिक, उससे कम इलास्टिक, उससे कम। यहाँ पे सबसे कम इलास्टिक है D1, ये देखिए D1, उससे ज़्यादा इलास्टिक, उससे ज़्यादा इलास्टिक, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरीके से इलास्टिसिटी देखी जाती है। वही यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 3 सिचुएशन दिए गए हैं जिसमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमेशा सेम रहता है। एक सिचुएशन ये कि ई जब इन्फानाइट हो जाए तो इस पॉइंट पे हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम रहेगा। जब ई इज़ इक्वल टू 1 हो जाए तो यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी 1 ही कहलाएगा। अब ई इज़ इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम रहेगा। ये 3 ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे इलास्टिसिटी सेम होती है। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको भी ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा बढ़िया से देख लेना है। ये देखिए 10 फैक्टर्स हैं जिसमें जो है डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निर्भर करे। नेचर ऑफ गुड्स, जैसे नेसेसरी चीज़ें हैं, नेसेसरी चीज़ें अगर होती हैं ना तो ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता है डिमांड। जैसे कि आपको अगर नेसेसरी चीज़ें हैं वो बिना खाए आप रह नहीं पाएंगे तो उसका डिमांड ज़्यादा घटता बढ़ता नहीं है। अगर लग्जरी आइटम है तो आप ले भी सकते हैं, ज़्यादा प्राइस अगर बढ़ गया है तो आप नहीं भी लेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसमें फिर ज़्यादा मतलब घटना और बढ़ना हो जाता है। मतलब नेसेसरी आइटम में आप जो है इसको जिसका डिमांड ज़्यादा घटना बढ़ना 50 से सीधे 500 नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर 50 पहले कंज्यूम करते थे तो आप जितना 52 करेंगे, अगर घटाएंगे भी तो आपको 48 ही करना होगा, मतलब बहुत घटा भी नहीं सकते। इसीलिए नेसेसरी आइटम्स की इलास्टिसिटी जो है बहुत कम मानी जाती है, लग्जरी आइटम की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल ऑफ सब्सटीट्यूट, अगर सब्सटीट्यूट अगर अवेलेबल है तो वो गुड्स जो है हाईली इलास्टिक होगा, मतलब कभी बहुत ज़्यादा डिमांड में होगा, कभी बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं होगा। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो अल्टरनेट यूज़ अगर है तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगा, मतलब अल्टरनेट यूज़ है तो ज़्यादा इलास्टिक नहीं होगा, ठीक है, इन इलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा अगर यूज़ है तो मतलब जैसे मान लीजिए कि यूज़ कर रहे थे आप रेलवे में, अब आप कोयले का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हाउस होल्ड में करेंगे, इंडस्ट्री में करेंगे, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अब अगर पहले अगर 100 यूनिट अगर खपत होती थी तो अब भी 100 यूनिट ही खपत होगी, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फिर अब पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन, अगर कंजप्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे आज हमको जो है 100 ब्रेड्स चाहिए, अगर आज हम ये ब्रेड न लें और 1 महीने बाद लें, अगर ये चॉइस मेरे पास हो ना तो वो फिर जो है ये हाई इलास्टिक होता है कि मतलब हम जो इसका जो मैंने डिमांड एकदम से घटा दिया। अब अभी हम 100 ले सकते थे लेकिन नहीं लिए, उसका मतलब डिमांड घटा दिया, अगले महीने इसको लेंगे तो उस समय डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब इसको जो है पोस्टपोनमेंट, अगर कंजम्पशन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, खिसका सकते हैं, तो वो जो है हाईली इलास्टिक होगा। हाईली इलास्टिक से आप ये समझिए जो ज़रूरत के सामान हैं जिसके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी
वो उसका प्राइस चाहे कितनों भी घटे या बढ़े, उतना केजी आपको ख़रीदना ही होगा। आपके घर में अगर 25 किलो आटा आता है महीने भर का, तो अगर आटा का दाम अगर कितनों भी 500 रुपये किलो भी आ जाए ना, तो आप 25 से जो है सीधे 5 किलो नहीं कर सकते हैं, आप 25 से 24 कर सकते हैं, क्योंकि बिना खाए आप मर जाएंगे, आप ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, इस वजह से जो है इसमें जब भी जो है नेसेसरी सामान होता है ना, तो उसमें ज़्यादा हम लोग उसका डिमांड घटता बढ़ता नहीं है, वो बहुत बढ़ता भी है घटता भी है तो बहुत कम, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। ठीक है, बस यहीं से आप इलास्टिक भी समझ लीजिए, इसी का उल्टा इलास्टिक होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, अगर एक्सपेंडिचर अमाउंट अगर घट बढ़ रहा है तो फिर ये जो है काफ़ी मतलब एक्सपेंडिचर अमाउंट के हिसाब से जो है ये इन इलास्टिक ही होता है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं देख पाते हैं। इनकम लेवल अगर आपका घट बढ़ रहा है तो ये इन इलास्टिक होगा जी। इनकम लेवल पे आपका कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। प्राइस लेवल पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा, कब आप ख़रीद रहे हैं कब नहीं ख़रीद रहे हैं। जॉइंट डिमांड और कम्प्लीमेंट्री गुड्स पे डिमांड दिक्कत मतलब निर्भर करेगा। नेचर एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर पे निर्भर करेगा। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो ये बहुत सारे थ्योरीज यूज़फुल इन थ्योरी ऑफ वैल्यू जो मार्शल ने दिया था कि वैल्यू किसी चीज़ का कब कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे किसी चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उसकी वैल्यू कितनी है नहीं है, ये चेक करने के लिए भी हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। मोनोपोलिस्ट जो मतलब मान लीजिए कि एक सरकार है, जो रेलवे सिर्फ सरकार चला मतलब क्या है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का इसमें क्या है, मोनोपोली है, प्राइवेट आदमी नहीं चला सकता। तो ये जो है चार्जेस को घटा बढ़ा सकती है ये देख करके कि इसमें लोअर इलास्टिसिटी, इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए चार्जेस हायर हो जाते हैं। जैसे कि सरकार को पता चल जाता है कि इसमें जो है डिमांड में आदमी कमी नहीं कर सकता क्योंकि हम ही सिर्फ सप्लाई करते हैं। जैसे अभी सभी लोग मतलब जियो भी चल रहा है और सभी लोग ख़त्म हो जाए, एयरटेल को ख़त्म कर दिया जाए, वोडाफोन को ख़त्म कर दिया जाए। जियो को पता होगा कि लोगों का डिमांड उतना ही रहने वाला है तो वो प्राइसेस को बढ़ा देंगी। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना और उसको जानना। यूज़फुल ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, इसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रोल है। गवर्नमेंट का यूज़ होता है टैक्सेस कलेक्ट करने में, इसको ऐसे ही हेडिंग याद करना है। ठीक है, यूज़फुल इन इंटरनेशनल ट्रेड में भी यूज़फुल होता है। फेयर एंड फ्राइड्स, जो भाड़ा जो होता है ना किसी भी चीज़ का, जो भाड़ा जो हम लोग तय करते हैं, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब ये चीज़ डिमांड में बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, उसके हिसाब से हम लोग भाड़ा भी तय करते हैं। ये हुआ आपका एंड। इसमें से मेन जो चीज़ था वो ये था, यहाँ तक था, यहाँ तक और यहाँ तक में भी जो मेन चीज़ था वो ये चीज़ था। और उसके बाद ये समझना कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। ये वाला एग्जांपल एक बार और देख लीजिए। इसमें एक चीज़ नहीं है, वो कौन सा, यूनिट इलास्टिक। यूनिट में क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी, क्योंकि ये बराबर है, बराबर वाला मैंने नहीं लिया है। और उसके बाद ये देखिए इलास्टिसिटी कहते किसे हैं इसको। ठीक, यहीं पे इस चैप्टर का एंड करते हैं। थैंक यू।